वही बात कर रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं कल का बयान संविधान की बात कर रहा हूं, मुकेश बात के चैनल्स जो इन्होंने खरीद कर रखे हुए हैं उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। पत्थरबाजी करते थे और आईटी सड़कों पर निकलते थे, ये कौन थे, ये कहां चले गए? जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं बताइए, आप इस बात को क्लियर कीजिए। आज पहले इस बात को क्लैरिफिकेशन आपसे। जम्मू कश्मीर की डोगरा समाज सड़कों के ऊपर क्यों है? क्या वो आतंकवादी समाज जैसे और हमले होंगे चुनावों से पहले, चुनावों से बचने के लिए? शक्ल है ये, पत्थरबाजी वाली शक्ल है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली शक्ल है, आतंकवाद वाली शक्ल है। एडिट मत कीजिएगा, दिखाते रहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। इल्जाम है ना, जैसे आपने कहा कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ये अरे यार ये आप सही पिक्चर मुल्क को नहीं दिखा रहे हैं। 370 पे आई है तो डेवलपमेंट पे आके रुकता है। आपने कहा कि 370 के बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं ये सारे विकास। अरे किसी यूनियन टेरिटरी में आज तक किसी ने टोल प्लाजा देखे? कोई मतलब का सवाल था तो पूछिए। आपके एक मतलब एक मतलब का सवाल, एक भी सवाल नहीं। आपको एक दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर का सीएम बना देते हैं, आप कौन से मुद्दों को एकदम बहाल कर देंगे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जब इनसे पूछो कि बेरोजगारी का मसला कहां गया, पाकिस्तान का को मुंह तोड़ जवाब। अरे दोनों को मुंह तोड़ जवाब। मानते हैं इस बात इसको को? खींच क्यों रहे हैं? जब मैंने कहा सुनी है। ये छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं खींच रहा हूं। आपने जवाब नहीं मिला ना, जवाब नहीं आया ना हमारे पास। क्या चाहते हैं आप जवाब दीजिए। आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मेरे मुंह में लफ्ज क्यों डालना चाहते हैं? थोड़ी जवाब देने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल जी, जो 5 अगस्त 2019 से लगातार रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौजूदा तौर पर धारा 370 की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर के तौर पर भी हैं। तो आज हम इनसे वार्तालाप करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के तमाम गर्म मुद्दों पर, जिस पर जम्मू कश्मीर की आवाम जो इनको अपना नेता मानती है, उनके लिए खड़ी होती है, जिनके लिए ये हमेशा खड़े होते हैं कि हाँ आइए और सरकार से वापसी की बात कीजिए। 370 की सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर के तौर पर भी हैं, तो इनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो गर्म मुद्दे हैं, जिनके लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं जनता के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, वो जानते हैं। इस सवाल जो आपने किया है इसके एवज में मैं ये जवाब देता हूं, मुकेश तू इधर उधर की बात ना कर, मुकेश तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये पूछ ये काफिला कैसे लूटा? ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और वो लुटने लुटाने का सिलसिला, वो दौर 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर के आज तक वो लुटने लुटाने का सिलसिला, वो 200 साल खुशहाल हमारी रियासत, वो डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर रियासत को इस तरह से इन्होंने बेहाल बेकदरी की, हमारे बुजुर्गों की तौहीन की, हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा जी की तौहीन की, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर रियासत जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक, जिसका इल्हाक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत के साथ करके गए थे, उस रियासत के इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 ए इल्हाक की शर्तें सब तोड़ दी और आज जम्मू कश्मीर उस मोड़ के ऊपर मुकेश इन्होंने खड़ा कर दिया। यहां पे जब 1 करोड़ 30 लाख अवाम, पढ़ा लिखा नौजवान, व्यापारी, हर मजहब के लोग। आप ये बताइए, आप जो जम्मू कश्मीर की रियासत जो लुट गई, ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? 370 जो हट गई इस पर लुटना कह रहे हैं जी? 370 इन्होंने तोड़ करके एक रास्ता बनाया जम्मू कश्मीर की जमीनों को लूटने का, पावर प्रोजेक्ट्स को लूटने का, नौकरियों को लूटने का। आप देखिए 30,000 बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हो गए। नहीं तो आपने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान। जी पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे नौजवान वही है जो 370 से पहले पत्थरबाजी किया करते थे? नहीं, ये इल्जाम है, ये वापस लीजिए। मैं उन राष्ट्रवादी 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की मेरिटोरियस, जिन्होंने सिलेक्शन लिस्ट की, और अफसोस की बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का कल का बयान है कि 75 सालों में इतनी रोजगार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नहीं मिली जो इन्होंने 3 सालों में रोजगार दिया। अरे साहब किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आंकड़े आपको एलजी साहब के गिनवा के दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मुकेश, आप पहले जो ये सवाल आपने खड़ा किया है कि मैं उन नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रहा हूं जो पत्थरबाजी करते थे, नहीं मुकेश, मैं उन मेरिटोरियस इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ाई में इस जम्मू कश्मीर रियासत का फ्यूचर है। इसका विस्तार ये भी तो सच है ना कि 370 हटने के बाद में जो नौजवान थे वो एक अलग रास्ते पर भी आए हैं कि हाँ अब वो जो पत्थरबाज जो हमें नजर आते थे, जो आए दिन रोड पर जो नौजवान नजर आते थे, जिनको मतलब पुलिस की आर्मी की गाड़ियों पर जो नजर आते थे हमला करते हुए, वो सारे गायब हो गए। आप मुझे बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जंग लेकर के
कि हमारी रियासत 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके इन्होंने मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीन करके हमारे सारे इख्तियार, जमीनें, हमारी नौकरियां सब हमसे छीन ली, और फिर उसके बाद हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन के इन्होंने बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की जमीनें बिना स्टेट सब्जेक्ट के नौकरियां देना शुरू कर दी, और अपने बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए। मैं एक सवाल आपका, 370 तो ये भी कहता था कि जो आप कह रहे हैं कि हमारी रियासत को अलग कर दिया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन 370 के कानून हटने के बाद तो ये भारत में शामिल हो गया। अरे क्या बात करते हैं, गलत। आप वही बात कर रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, कल का बयान है उनका। उन्होंने कहा संविधान की नहीं मुकेश, बात सुनिए मेरे भाई, हकीकत को जानने की जरूर, रियलिटी को समझने का प्रयास कीजिए, यही तो मुश्किल है। वो जो राष्ट्रीय चैनल्स जो इन्होंने खरीद कर रखे हुए हैं, पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती है। डिबेट होती है तो मजहबों के नाम के ऊपर डिबेट होती है। जम्मू कश्मीर 1 करोड़ 30 लाख अवाम की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का सवाल है, इसके ऊपर कितने बार आपने डिबेट की है। लेकिन ये सच नहीं है कि 370 जो है, जो कानून था, वो ये आजादी देता था कि हम अपना अलग कानून, जम्मू कश्मीर को वो ये आजादी देता है कि हम अपना अलग कानून, अपना अलग झंडा, अपनी अलग एक डेमोक्रेसी तैयार कर सकते। देखिए, आपको जानकारी नहीं है, और यही मुसीबत तो भारतीय जनता पार्टी को भी जानकारी इतिहास की नहीं थी, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी ना अमित शाह जी को है, ना एलजी मनोज सिन्हा साहब को है, जिसने ये कल बयान दिया कि यूपी जाने से पहले वो जम्मू कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट बना करके जाएंगे। अरे साहब, आपके मुलाजिम भी आपके ऊपर हंसते होंगे, सेक्रेटरीट के मुलाजिम, कि आपके हुक्म की तामील करनी पड़ती है उनको, जिसे जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। यही बात अमित शाह जी भी कहते हैं। 5 अगस्त 2019 को तोड़ने के बाद, 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट बना दिया। अरे साहब, गलत बोल रहे हैं आप। हम जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को इल्हाक हुआ था भारत के संविधान के साथ। भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं, ये इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था, ये आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में दर्ज है। यह गलत धारणा बताई जाती है कि 370, अरे 370 का क्या फायदा हुआ हमें? हमारे यहां पे आतंकवाद तो वैसे का वैसा ही है। कल ही अभी मेजर, कर्नल, डीएसपीज हर रोज टारगेट किलिंग्स, कोई पत्थरबाजी में अगर कमी आई है तो हमले हो रहे हैं। आज भी रजौरी, अनंतनाग में ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जैसे जंग लगी हो। और मैं आपको यह बता दूं मुकेश, मेजर, कर्नल, डीएसपीज, कमांडोज जो शहीद हुए हैं, इतनी तो ये जंग में या किसी वार में भी शहादतें नहीं होती हैं। और फिर जम्मू कश्मीर में आपने किया क्या? आपने एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। हम वहां सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के मंदिर में 370-35 की आप मुकेश, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि 370 की सुनवाई, पिटीशन जो हमने दायर की हुई है जम्मू के लोगों ने, पार्टियों ने, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब बड़े गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक अपने आप में एक मुल्क था, अपने आप में यहां का एक प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था। इसका इल्हाक भारत के साथ किन शर्तों के ऊपर? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये भारत से अलग था? आपकी मतलब जिस तरीके से सभी रियासतों का विलय भारत के साथ हुआ, इल्हाक हुआ, जिस तरीके से हमारा भी उससे थोड़ा हट करके इल्हाक हुआ, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट थी, यहां का टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास अलग था, इसलिए वो इल्हाक की शर्तें, और इसलिए इल्हाक की शर्तें रखी गई थी। इल्हाक की शर्तें इसलिए रखी गई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर जो थी, यहां के लोग, दूर दराज के इलाके, यहां की डेमोग्राफी, पहाड़ के इलाके, लद्दाख के दूर दराज के, पीर पंजाल, चिनाब वैली, दूर दराज के इलाकों में यहां की हमारे लोग उस मुल्क के साथ, वहां के नौजवानों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी रियासत एक पिछड़ी हुई बैकवर्ड रियासत थी। इसलिए तो अच्छा हुआ ना कि अब इस रियासत को बाकी रियासत के साथ में शामिल कर लिया गया। और अगर आप इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इसको वापस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो 370 बहाल किए बिना भी तो किया जा सकता है। देखिए, आज क्या आप गुजरात में जाएं, क्या आप उत्तर प्रदेश में जाएं, क्या मध्य प्रदेश में जाएं, क्या वहां पे जमीनें और नौकरियां ले सकता है कोई? आज पूरा महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि जाइए, गैर महाराष्ट्र अपने अपनी रियासतों में जाए। अरे हमें क्यों बर्बाद किया बताइए। आज ये जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ 30 लाख आवाम की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं। और एक और सवाल मैं आपको देता हूं, जो आप जिसकी तरफ आप आ नहीं रहे हैं और हम बताते हैं। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने कल ये कहा कि इंटेग्रल पार्ट बना करके जाऊंगा, आपको जानकारी नहीं है 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। और मुकेश, आपको भी ये
सवाल अपना बदलना तो मैं चाहिए। यही पे हम आपको काउंटर करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी बात को बोल रही है, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट है, कि हम जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। अरे अभिन्न अंग तो था, हमारे इख्तियार आपने छीने, हमारे राइट्स छीने, हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन छीना, हमारे साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है। 5 अगस्त 2019 को आपने गैर आईनी तरीके से हमारे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन रियासत को तोड़ा है। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि आप किसी रियासत को बदल करके, तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाए। बताइए मुकेश, बताइए कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जानकारी के लिए बताइए मुझे, अगर है कोई कानून। नहीं है। दूसरा मैं आपको, आज भी 370 संविधान में दर्ज है। हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमने ये चीजें सीखी है वहां पे, और आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से 370 35 इल्हाक की शर्तें, और जिस शक्ल में रियासत थी का विलय भारत के साथ हुआ था, वो वाली शक्ल की रियासत, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वहां से वापस मिलेगी। और ये एक आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए एक और बात बता दो, 370 आज भी कानून में, पार्लियामेंट में है, उसको वहां पे डिलीट खत्म नहीं हुआ है। ये यहां पे जबरन तरीके से हमें डंडे के जोर के ऊपर हमें गिरफ्तार करके, हमारे धरने प्रदर्शनों को, आवाज को दबा करके, लोगों को जेलों में डाल करके, मैं खुद, मुझे कई बार भूख हड़तालें जेलों में रखनी पड़ी, हमने धरने प्रदर्शन, कई बार हमें गिरफ्तारियां देनी पड़ी क्योंकि गलत हुआ। अरे यार मुझे बताइए, ऐसा कौन सा शख्स होगा, ऐसा कौन सा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों की विरासत के लिए, बचाने के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं की रियासत नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत है। ये गुजरातियों की विरासत नहीं थी जो इन्होंने तोड़ दी। मैं आज पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप स्पेशल सेशन शुरू किया है आपने, तो बताइए जम्मू कश्मीर में आपके उस हलफनामे को, एफिडेविट को, मुकेश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मानने से इनकार कर दिया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया, जिसके तहत आपने कहा था कि हमने अभिन्न अंग बनाया है, पत्थरबाजों की कमी है, डेवलपमेंट हुई है, सारी बातें सुनने से। तो आपका ये कहना है कि 370 के बाद में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है डेवलपमेंट। मैं बताता हूं आपको क्या, हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए गए, हमारे यहां पे बिजली को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, हमारे रेत, बजरी, पहाड़ सब बेच दिए गए, हमारे लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में आ गया, बच्चे बेरोजगार हो गए, बड़े बड़े सिलेक्शन लिस्ट। 370 से पहले क्या रोजगार था, 370 से पहले क्या डेवलपमेंट थी, वो आप मुझे बताओ, जनता को बताओ। अरे यार खुशहाल रियासत थी मेरी, हर कोई खुश था। इस तरीके से लगान और जजिए और खरीद करके, गला निचोड़ करके गरीब के मुख से निवाला नहीं छीना जाता था मुकेश। तो रोजगार कहां था पहले? और ये जो लोग थे जो पत्थरबाजी, ये मेरा सीधा सवाल है, ये मेरे को खुद को भी ये जवाब चाहिए कि ये जो लोग थे जो पत्थरबाजी करते थे, राय दिन सड़कों पर निकलते थे, ये कौन थे, ये कहां चले गए? ये कहां चले गए? ये बदल गए, ये सुरक्षा बलों की शहादतें ले रहे हैं, समझे, जिसका ये दावा कर रहे हैं, जिसका ये दावा कर रहे हैं। तो आपको ये कहना है कि आतंकवादी बन गए? आतंकवादी, इन्होंने हालात को ठीक ही नहीं किया, वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड थे। लेकिन तो सीधे यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे काउंटर हो जाता है कि जब वो पाकिस्तान के लोग पहले जम्मू में आकर के पत्थरबाजी कर रहे थे, वो अब नहीं है, इसका मतलब अब वो आ नहीं पा रहे हैं, अब जम्मू में शांति है। देखिए इस बात के लिए मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, आप मुझे बताइए मुकेश, आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? बताइए। इनके एक एक नेता के घर में, जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं बंगलों के ऊपर, जमीनों के ऊपर, इनके एक्स स्पीकर्स, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स एमएलए के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? पूरी जम्मू कश्मीर की डोगरा समाज सड़कों के ऊपर क्यों है? क्या वो आतंकवादी थे? मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप पहले आप इस बात को क्लियर कीजिए। आज पहले इस बात को क्लैरिफिकेशन आपसे मांग रही है। अरे तो आप सुनने को, आप गलत इल्जाम जनता के ऊपर। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, आपने सवाल मैंने काउंटर किया। काउंटर नहीं किया, आप इल्जाम आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। मैंने आवाम का नाम नहीं लिया, आप कह रहे हो कि वही लोग, बिल्कुल, लेकिन फिर आपने वही चीज कही कि वो लोग आतंकवादी बन गए, पाकिस्तान से आते थे, राइट? देखिए मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैंने बहुत से पत्रकार देखे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, यही मुद्दा है। मैंने पक्ष नहीं रखा, मैंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो लोग कौन थे, कहां चले गए, सिर्फ मेरा इतना जवाब था। आपने उसमें कहा कि वो लोग इन्फ्लेटर थे और वो पाकिस्तान से आते थे, राइट? तो वो अब नहीं आ रहे, तो इसका मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात है तो सुरक्षा बलों की अच्छी बात है। पुलवामा के हमले को आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? मेजर्स की और उनकी शहादतें हुई हैं, कर्नल्स की और डीएसपी किसके दौरान में हुई है? अब इसके ऊपर मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, ऐसे पुलवामा जैसे और हमले होंगे चुनावों से पहले, चुनावों से बचने के लिए। ये असेंबली के चुनाव नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं, आप अभी ऑन कैमरा इस बात को बताना चाहते हैं कि और ऐसे हमले होंगे? हो सकते हैं, जिस तरीके से आपने कहा होंगे, जिस तरीके से ये हुआ, मेजर्स को शहादत हो गई, कमांडोज की शहादत हो गई, कर्नल्स मारे गए, होंगे और हो सकते में बहुत फर्क है, इस बात को आप समझते हैं? देखिए ना, ये दोनों संभावनाएं तो है। हालात ठीक कहां हुए हैं? ऐसी जो हालात है उसमें ठीक नहीं हुए हैं। हालात काफी हद तक देखा जाए तो आपके अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं हुए, राइट? बिल्कुल ठीक नहीं हुए, गलत झूठ बोल रहे हैं ये। भारतीय जनता पार्टी झूठी दलीलें दे रही है, इनकी दलीलों की कोई वैल्यू नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की अवाम
ये सोच रही है कि 370 तोड़ करके हमें मिला क्या, रियासत को तोड़ करके अच्छा, हमें मिला दोबारा क्या? अगर हम 370 की बहाली पर आते हैं कि 370 बहाल कर दिया जाता है तो किन मुद्दों का मतलब समाधान हो जाएगा? अरे यार, हम अपनी जमीनें, अपनी नौकरियां, अपनी खुशहाली के अपने फैसले, ये जम्मू कश्मीर का मॉडल था, ये गुजरात मॉडल नहीं था। गुजरात में भी आज लोग परेशान। चीज क्लियर कर दूं, जब तक 370 था भारत के बाकी प्रदेशों में ये था कि ये प्रदेश एक तरीके से अलग है, यहाँ पे बाहर के लोग आकर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। आपने कब उनकी इंडस्ट्रीज को रोका? सुनिए एक मिनट मुकेश, आप लोगों ने नहीं रोका, लेकिन कानून रोकता था। कानून भी नहीं रोका, नहीं है, गलत है। बताइए, फिर बताइए कैसे सुनिए? यह गलत है। हम पहले भी लीज के ऊपर जमीनें दिया करते थे, 99 ईयर्स की जमीन तो देते थे। लेकिन जिस तरीके के हालात को लेने को तैयार था, यार आप सवालों के, मुझे आपके सवालों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप गलत, आपके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। छोड़िए ना, मैं अभी तक या तो जमीन के ऊपर लोगों के बीच में जाइए और उनसे देखिए, पूछिए। मैं जमीन पर भी लोगों के बीच में गया हूं, तो उनके भी कुछ सवाल है, वो भी मैं आपसे आगे पूछिए जो सवाल है। सबसे पहले जो जनता ने सवाल किया है कि स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद में 370 की बहाली के साथ आप स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सही बात है? ये सच है? 370 के बाद 370 की बहाली के साथ आप इसको वापस एज इट इज जैसे हम उसी शक्ल में ये रियासत चाहते हैं जिस शक्ल में, जिन शर्तों के। वो कौन सी शक्ल है? ये पत्थरबाजों वाली शक्ल है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली शक्ल है, आतंकवाद वाली शक्ल है, कौन सी शक्ल है? वो आप मुझे बताइए। खुशहाल रियासत का विलय, एक खुशहाल रियासत का इल्हाक, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। वो वाली शक्ल वाली रियासत चाहिए और उन इल्हाक की शर्तों वाली रियासत चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के इतिहास को मुकेश नहीं जानते हैं, एडिट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सवाल जो है ये इस जम्मू कश्मीर की बात के साथ तालमेल नहीं रख रहे हैं। लोग परेशान हैं, ये समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे, इतिहास की जानकारी नहीं है। लोगों की जो आवाज है वो आप जनता को बता रहे हैं, आप उसको समझने की बजाय गलत ठहरा रहे हैं। आप हकीकत समझने की जानना नहीं, यही तो मुश्किल हमें वहां भी आती है, ये नेशनल लेवल के चैनल्स के ऊपर आती है कि वो हमारे जम्मू कश्मीर की सही तरीके से नुमाइंदगी होने नहीं देते। और उसके बावजूद क्या होता है, पत्रकारों को, यहाँ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बड़े बड़े इश्तिहार देकर के, बड़े बड़े नोटिस देकर के उनके मुंह चुप करवा दी जाते, हकीकत बोलने ही नहीं दी जाती है। आज जम्मू के लोग परेशान है, हमारे कारोबार ठप है, हमारा ट्रांसपोर्टर ठप है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हमें फैसला लेने के लिए पिछले 9 साल से ऐसी कौन सा कानून है कि आप किसी रियासत में चुनाव ही ना करवाएं? ऐसी कौन सी बात है? ये कोई हकीकत है? हकीकत तो यह है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं सही तरीके से, पक्ष जम्मू कश्मीर की आवाम का देश के मुल्क के आगे आने ही नहीं देना चाहते। इस बात पर आपको काउंटर करूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जनता छोड़े, पूरे देश की आवाम की आवाज हम अपने चैनल पर रोज ग्राउंड पर जाकर के हमारे तमाम पत्रकार दिखाते रहते हैं। दिखाते क्या रहते हैं? क्या दिखाते हैं वो? कभी दिखाया जम्मू कश्मीर के नौजवान कितने परेशान हैं? कभी दिखाया कि जम्मू कश्मीर में कितनी लोग परेशान हैं? आप दिखाते रहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तोड़ दो, निकाब, हिजाब, देखो यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूं, हिजाब, नकाब। सुनिए, कभी आप देशभक्त यूनिवर्सिटी में पंगे करवाते रहते हैं, कभी आप मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े रहते हैं। ये पत्रकार करवाते हैं आप जैसे बिल्कुल आपके वो गोदी मीडिया करवाता है। तो नहीं, सुनिए, तो आप हमें गोदी मीडिया कह रहे हैं? अब ये गोदी मीडिया है क्या? ये गोदी मीडिया है क्या? आपने कहा कि पत्रकार करवाते हैं, ठीक है, हमने बात करी अपने चैनल की। मैं आपको एक क्लियर पक्ष रखना चाहता हूं कि हम जनता की आवाज उठाते हैं अपने निष्पक्षता के साथ में। अरे यार, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि दंगे फसाद ये जो मीडिया करवा रही है, तो आप मीडिया को बंद करवाना चाहते हैं? अरे मीडिया को बंद नहीं करवाना, ये तो इल्जाम है ना, जैसे आपने कहा कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, ये अरे यार तरीके से वो गरीबी करिए ना। अब मुझे बताइए, गुर्बत पे करिए, बेरोजगारी पे करिए बहस। परेशान कितना है, कभी आप नकाब, कभी हिजाब, कभी मंदिर, कभी मतलब साफ सीधा ये है कि सुनील डिंपल जी ने अभी तक हमारा चैनल पूरी तरीके से देखा नहीं है, ना ही आपने हमारे चैनल की जो वीडियोस जो आती हैं जिस वक्त हमारे पत्रकार जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज को उठाते हैं, तो वो आपने अभी तक देखा नहीं है। जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी आपसे सेम बात कहना चाहता हूँ कि आपने अभी हमारे चैनल की पूरी ग्राफिक नहीं निकाली है। आप एक बार देखिए, खोल के देखिए हम किन आवाजों को उठा रहे हैं। हमने आपकी आवाज भी उठाई है, नहीं, हमारे पत्रकार आपके साथ भी हैं। आप मेरी बात सुनिए, हम किसी की आवाज को दबाने का काम नहीं करते, लेकिन आज आप हमारे जम्मू कश्मीर की आप सही पिक्चर मुल्क को नहीं दिखा रहे हैं, ये मेरा सीधा सीधा कहना है। अगर आप सही तरीके से दिखाते तो आप आवाम में गए होते, लोगों की मुश्किलों को समझा होता, तो आज रियासत की वापसी भी करते। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो काफी तौर पर कुछ चीजों से खुश भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में उनको दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी हुआ है। वो कह रहे हैं, सुनिए, जेड मोड टनल आ रही है, 850 मेगावाट का पावर प्लांट तैयार हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है? ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? अरे पावर प्रोजेक्ट्स
इन्होंने बेच दिए कौन बिजली सा की बात? नहीं, प्राइवेट, कौन सा? सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट, बताइए। बता रहा हूं ना, सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स। हम कब से भी ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमको वापस कीजिए, नहीं दे रहे। और दूसरा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 850 वाट का मेगा पावर प्लांट लगा रहा है, इसी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, देखिए, अलग है। आप पहले उस बात के ऊपर आइए, 370-35 के ऊपर वापस आइए, जो हमारा बुनियादी हक है। मैं और वो भी सवाल अगर आपसे 370 कर होता, रहा हूं। अगर 370 होता देखिए, तो सवाल को घुमाइए मत, मैं 370 सवाल का जवाब वही आपसे मांग रहा हूँ। 370 का जो आप बात करें, 370 पे आइए, वो डेवलपमेंट पे आके रुकता है। आपने कहा कि 370 के बाद में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ये सारे unemployment पुराने है। प्रोजेक्ट्स हैं, इनके दौरान सिर्फ रेत, बजरी, लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, जमीनें बेची गई, इसके पुराने- अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। काम हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। अरे तो पुराने प्रोजेक्ट्स है ना, इनका क्या किया इन्होंने? काम कौन कर तो रहा है? जब एक सरकार चली जाती है तो उनके बनाए हुए दूसरे प्रोजेक्ट दूसरी सरकार आने वाली को करना पड़ता है। पुराने प्रोजेक्ट अब तक फिर बहाल क्यों नहीं हुए? तो अब वही तो मैं कह रहा हूं ना, वापस कीजिए ना हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली तैयार होती है कि हम पूरे मुल्क में बिजली बेच करके अपने लोगों को मुफ्त में, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दे। हमें उसके बदले में क्या मिला? स्मार्ट मीटर्स, बिजली के भारी भारी बिल। आज आपको जानकारी होती तो आप ये कभी सवाल नहीं खड़ा करते। आज जम्मू कश्मीर की महिलाएं, गरीब लोग सड़कों के ऊपर है, जार जार रो रही है कि हमारे हजारों रुपए के बिल हमें थमा दिए, जो बिजली हमने इस्तेमाल ही नहीं। आप कहां के पत्रकारिता करते हैं यार? आपको सड़कों का मालूम ही नहीं है। जम्मू में तो सबसे बड़ी एजिटेशन इस बात की चल रही है। एक मिनट सुनिए बात को, अब सवाल बाद में कीजिएगा, पहले पूरा सवाल। इतनी बड़ी एजिटेशन स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ चल रही है कि पूरा जम्मू में आज सड़कों के ऊपर निकली हुई है वो माताएं, बहनें, बच्चे, और जो लगान और जजिए। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं विकास विकास विकास। अरे किसी यूनियन टेरिटरी में आज तक किसी ने टोल प्लाजा देखे हैं? ये वसूली की सरकार है, क्या बात करते हैं? 370 होता तो यहां पे ना ये स्मार्ट मीटर लगने देते। इन्होंने 200 साल पुराना हमारा एक ऐतिहासिक दरबार मुंह बंद कर दिया, जिससे हमारा भाईचारा बढ़ता था जम्मू और कश्मीर का, और इसमें लाखों करोड़ रुपए का फायदा सरकार को होता था जीएसटी का। इन्होंने वो तो कर दिया। और आप मुझे जानकारी के लिए, आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं ये बता दूं, 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला अभी कल पीएचई विभाग में हुआ है। अगर और वहां पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स पिछले कई सालों से बिना तनख्वाहों के काम कर रहे हैं। बताइए, आपको जानकारी है? और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, पहले बात पूरी हो लेने दीजिए। उन बच्चों को तनख्वाहें नहीं और घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहे हैं। ये आवाज इंडियन ट्रिब्यून न्यूज पहले उठा चुका है। आप चैनल खोल के देखिए, आपकी मैं यही बात काउंटर कर रहा हूं। आप कह रहे जानकारी नहीं है, ये आवाज जो आप अच्छी बात है, बोल रहे हैं, हम पहले उठा चुके हैं। पीएचई तो फिर क्या इसको आवाज डिबेट हम कर चुके हो ना? बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिल रहा है? वही चीज में जम्मू कश्मीर का 370 हटाने का फायदा हुआ है। हम निष्पक्षता की आवाज के साथ है। तो हम उधर की भी आवाज उठाते, इधर की आवाज उठाते। हमारा काम है सवाल करना। लेकिन अगर आप सवाल से मुड़ करके ये बोलेंगे कि आपको जानकारी नहीं है, आप हकीकत है, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। जानकारी नहीं है तो पीएचई टेलीविजन की आवाज क्यों उठाते? तो फिर तुम खाली मोदी गए होंगे ना, देखा होगा, आपके पत्रकारों ने देखा होगा फील्ड में कि कोई आवाज उठ रही है। नहीं, हमने स्टूडियो में भी बुलाया, हमने स्टूडियो में भी बुलाया। फिर आपको अच्छा लगा कि जानकारी हुई ना? जानकारी है आपको, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि 370 के बाद कितना आवाम परेशान है। बताइए, है कि नहीं? आवाज में हमने उठाई, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। जानकारी हमें है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा चैनल खोल के देखा ही नहीं कि क्या चीज हम चलाते हैं। आपने इल्जाम लगा दिया कि दंगे कराते हैं, एजेंडा चलाते हैं। एक मिनट में आपको ये बात बता दूं, हम लोगों के लिए सड़कों के ऊपर है। ये रियासत को बचाने की जंग हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चैनल्स कहां से देखेंगे जब हम हर समय सड़कों के ऊपर रहते हैं आवाम के साथ। नहीं तो ये देखिए, आप कहां से देखेंगे? ये काउंटर लफ्ज को बंद कीजिए। मैं नहीं तो आप इल्जाम लगाते चले जाएंगे। अदरवाइज आप मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। अब आप ये भी कह रहे हैं कि हम देखते ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं है। तो जब आप देखते नहीं तो फिर आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जवाब दीजिए। जब आप देखते नहीं तो आप इल्जाम कैसे हम महसूस करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या हाल। तो इसका मतलब आप लोगों को गलत महसूस कर रहे हैं। अभी आपने लोगों को महसूस ही नहीं किया। अरे आपको जम्मू कश्मीर की नॉलेज नहीं है, मैं ये इतना बोल देता हूँ। किस बेस पे? इसी बेस के ऊपर कि आपके जो सवाल है ये जानकारी देते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। लेकिन आपने तो खुद कहा कि हमें जनता के लोगों को महसूस करते हैं, लेकिन जनता की आवाज तो हमने उठाई है, तो आप गलत महसूस कर रहे हैं। एक आवाज उठा ली, यहाँ तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। हम पत्रकारों का काम हवा में इल्जाम लगाना नहीं है। हम पत्रकारों का काम हवा में बातें करना नहीं है। हम कोई नेता नहीं है, ठीक है? हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो हम कुछ भी बोल दें। कोई मतलब का सवाल है तो पूछिए। आपके एक मतलब अभी तक एक मतलब का सवाल एक भी सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। अरे यार कैसी बात करते हो मुकेश? आपके सारे सवाल जो है बेमायने हैं जम्मू के साथ, कोई जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ
कोई ताल्लुकात नहीं अब रखता आप है, हमारे क्योंकि सवालों जम्मू से कश्मीर बचना की चाह आवाज रहे हैं। बहुत बिल्कुल आप हमारे सवालों से बचना चाह अरे रहे हैं। है ही नहीं आपके पास सवाल कोई, तो आप बचना चाह रहे हैं ना, जब है, सवाल ही नहीं है कोई। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सब बात घुमा देते हैं। आपके पास सवाल ही नहीं है। आप मीडिया पे इल्जाम लगाने पर आ मैं जाते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने जितने भी सवाल अभी तक किए हैं बिना मायने के, उसमें कुछ भी हकीकत चलिए सच्चाई मैं आप आपसे, नहीं ठीक है आने ठीक है देते। ठीक है, ये सवाल छोड़ते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपको एक दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर का सीएम बना देते हैं, आप कौन से मुद्दों को एकदम बहाल कर देंगे? ये सब मैं रियासत को भी बहाल करता, 370 को भी बहाल करता, इलाहाक की शर्तों वाली रियासत भी लाता, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को फिर से इकट्ठा करके एक खुशहाल रियासत बनाता, अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ में वापिस लाता। जो इन्होंने जो जितने भी डोमिसाइल्स लाए हैं उसको कैंसिल करेंगे, जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब वापस लाएंगे, जितने भी ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कैसे बंद होंगे, तरीका बताओ, किस बेस पे बंद होंगे? ये चैनल के ऊपर देखिए, कैसे होना है, ये चैनल का सवाल नहीं है कि कैसे बंद करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये सब आपको करके दिखाऊंगा। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में 370 के पटिशनर के तौर पर हूं, ठीक है, इस पर आप क्या देखते हैं कि क्या फैसला आ सकता है या आने वाला है? अरे हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के, बेंच के, कितनी गहराई के साथ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, वो अपनी हार को देख रही है। हमारे वकीलों ने कितने जोरदार तरीके से पैरवी की है, और चीफ जस्टिस साहब ने देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद ये सड़कों से जंग मैंने सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से होती हुई, प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी होती हुई, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ के मंदिर से चीफ जस्टिस साहब ने सारी सरकार, सारी बातें, सारी दलीलें वो सुनी कि जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा कैसे बनी। और कल ही अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था, कितना बड़ा बयान एक इन्होंने, बीजेपी वालों ने बुखलाहट में आकर के नकली गुज्जर बकरवालों की एनजीओस, कश्मीरी पंडितों की एनजीओस, और यहां तक कि वकीलों की एनजीओस भी बेची। और कल इतनी बड़ी फटकार है किसी नकली वकील को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने लगाई कि हमने जो जम्मू कश्मीर की सुनवाई की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाई की है। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये हमारा उम्मीदें पूरी हो रही है? और जितनी भी दलीलें भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, ये जो जिसका सवाल आपने खड़े किए, टेररिज्म, मिलिटेंसी के, उन्होंने कहा मिलिटेंसी, टेररिज्म, ये डेवलपमेंट, ये आपके जो जितनी दलीलें हैं ये गई कूड़ेदान में। हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कि जम्मू कश्मीर के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो 5 अगस्त 2019 को किया है उसको हम ठीक कैसे करें, ये डिस्कस किया। और हमें यही बातें मैंने आपको कहा ना, ये सब वापिस आएगा। और सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा उन्होंने फटकार लगा दी वकील को, और ये क्या आपको छोटी बात लगती है? और एक एक पढ़ने की, एक एक बात की पैरवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से सुना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक बीच में आया सुनवाई के बीच में। तो ये छोटी बात है, हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारा था। हमने किसी के रास्ते नहीं रोके। आपने इल्जाम लगाया कि बाहर वाले आना चाहते थे, हमने कब रोका? करें का कारोबार। लेकिन आपकी जानकारी है कि जब भी हमने इनको 99 ईयर्स की जमीनें लीज के ऊपर कारोबार करने के लिए दी, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, इन्होंने बिजली के घोटाले किए, जमीनों के घोटाले किए, सब्सिडीज खाई और भागे। अगर 370 होता तो हम बिकने देते क्या अपनी जमीनें? हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारे कारोबार खत्म हो गए। यही नहीं, इन्होंने बाहर के रियल एस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट की जमीनें दी। यही इनका दिल नहीं भरा लूटने से। इन्होंने दुबई में जाकर के, यूएई में जाकर के, उमरा लेलो को जाकर के जमीनें बेच दी। आप क्या बात करते हैं? और देखिए G20 की बात, कितना बड़ा भेदभाव इन्होंने किया। जम्मू के लोगों में, जम्मू में G20 नहीं करवा सके। आपने सवाल किया ना, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं इसका जवाब देता हूं। मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं पावर प्रोजेक्ट भी लाता, बेरोजगारी भी दूर करता, जमीनें भी नहीं बिकने देता, बाहर के लोगों को, बिना स्टेट सब्जेक्ट वालों को जमीनें भी नहीं देता। जो ये एलजी ने ये कहा कि कल कहा कि इतनी 75 सालों में नौकरियां नहीं मिली होगी जितनी ये 3 सालों में देगा। अरे साहब, बड़े बड़े घोटाले आपने करवा दिए। फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्टें कैंसिल, स्क्रैप हो गई। सब इंस्पेक्टर की लिस्टें, जेईस की लिस्टें स्क्रैप हो गई। पढ़े लिखे बच्चों को आपने नौकरी से निकाल दिया। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के, डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, शहरी खेल, जंगलात, सेहत, एसपी, कितनी लंबी तफसील सुनेंगे आप। कंटिंजेंट पेड वर्कर, होम गार्ड्स, सारे सड़कों के ऊपर है। आप कहते हैं 370 के बाद फायदा हुआ है। मुझे बताइए कहां फायदा हुआ? हमने ये नहीं कहा 370, हमने सवाल किया है आपसे, तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हमारा सवाल को सवाल करना, सवाल ठीक, हम जवाब सुनेंगे, जनता भी सुनेगी। तो दूसरी एक बात हो, आपको ये बता दो कि स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है। मैं ये प्रधानमंत्री को कहूंगा कि आप जवाब दीजिए। पूछता है जम्मू कश्मीर, पूछता है जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम कि आप जो दावे करते हैं कि आतंकवाद खत्म कर दिया, पत्थरबाजी में कमी आई, तो ये मेजर और कर्नल और ये शहीद कैसे हो रहे हैं डीएसपी? जवाब दीजिए।
कब तक ये खून खराबा लहूलुहान जम्मू कश्मीर होता रहेगा? कब तक प्रधानमंत्री जी हमारी बहनें अपने सुहागों को उजाड़ती रहेंगी? कब तक हमारी माताएं अपने बच्चों को करती रहेंगी? कब तक मेरे बच्चे छोटे छोटे अनाथ होते रहेंगे? जवाब दीजिए। कब तक अपने बहनें अपने भाइयों को शहीद करवाती रहेंगी? अरे किसी मुल्क किसी जगह पे कमांडोज को रजौरी में मार दिया ईद वाले दिन, डांगरी में। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मिलिटेंसी के दौरान ये सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं हुए, मुस्लिम भी मारे गए हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जब इनसे पूछो कि बेरोजगारी का मसला कहां गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। अरे दो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? सर्जिकल कहां दिया? सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करो। वो एक बार अगर पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी फिर सबूत मांगने पे आ गए थे लोग। अरे यार मुझे उस तरफ मत ना, हमने मांगी है, हमने तो ये जरूर मांगा है कि पुलवामा का हमला, तो जिन लोगों ने ये सवाल उनसे जिन लोगों ने ये कहा, ये सवाल उनसे पूछिए। हाँ, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मेरे से पूछिए। मैं आपसे आपका पक्ष मांग रहा हूं सिर्फ कि जिन लोगों ने सबूत मांगा उन्होंने गलती की, ये सवाल उनसे पूछिए। आपसे पूछ रहा हूं। मुझे क्यों पूछ रहा? आपका नजरिया जिसने कहा है उससे बिल्कुल, मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा नजरिया ये है कि आप पुलवामा का हमला क्यों हुआ, मेरे मेजर क्यों शहीद हुए, मेरे हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोग वहां पे टारगेट किलिंग्स के शिकार क्यों हो रहे हैं, मेरा ये सवाल। आपके सवाल जायज है, लेकिन डिंपल जी आप हमारे सवालों के जवाब को बार बार घुमा दे रहे हैं। अरे मैं घुमा नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। मैंने आपसे सिंपल एक सॉफ्ट क्वेश्चन किया कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे वो गलत थे सही थे, बस। किन्होंने? जिन लोगों ने। तो उनसे पूछिए ना जिन्होंने कहा। पता नहीं, हमने तो देखी नहीं सर्जिकल स्ट्राइक्स, हमने तो देखी नहीं कहीं। तो आप भी सबूत मांग रहे हैं? मैं सबूत मांगने की बात नहीं, मैं आप भी सबूत मांग रहे हैं? अरे यार आप मुझ में क्यों थोप रहे? एक तो मैं आपने बोला, फिर वहीं पे घुमा फिरा के आपने बोला कि मैंने देखी नहीं। जब मैं कुछ बोलूंगा तब आप सवाल कीजिए। तो आपने अभी बोला ना कि मैंने देखी नहीं, उसी पे मैंने सवाल किया। तो मैं कैसे जवाब दे दूं जब मेरे सामने पुलवामा की हकीकत ही नहीं आई सामने कि वो पुलवामा का हमला क्यों हुआ? नहीं पता अनंतनाग में हमले क्यों हुआ? नहीं आपको। अनंतनाग में वो शहीद कैसे हो गया? अनंतनाग में डीएसपी कैसे शहीद हो गया? अनंतनाग में मेजर कैसे शहीद हो गया? ये जितने भी आपके बड़े सवाल जंग में आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक करवा के उसके बाद बर्बाद जाइए आप। जितने भी आपके सवाल हैं ये सारे हम नोट डाउन करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ताओं को स्टूडियो में बुला करके उनसे ये सारे सवाल हम करेंगे, ठीक है? और वो वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे। एक मिनट। अब वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रहे हो कि हम उनके प्रवक्ता को बुलाएंगे, इनसे करेंगे। चलिए मैं इसी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता को, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह को ले आइए यहां पे, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। बताइए कि 370 ये पहली रियासत मैंने होगी, ये पहले जम्मू कश्मीर। आपने सवाल देखे, सुनिए बाद यार आप बिल्कुल नहीं, हम नेता नहीं है जब आपको घुमा दे जनता के बीच में। सर्जिकल स्ट्राइक वाला क्वेश्चन आपने कहा कि हमने देखी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपने कहा कि हमने तो देखी नहीं सर्जिकल। सुनी है, देखी नहीं है, सुनी है। तो आप मानते हैं कि भारत ने की है नहीं की है? हाँ या ना, सिंपल। मैंने कहा ना मैंने सुनी है, बस बात खत्म हो गई। आप मानते हैं इस बात को? खींच क्यों रहे हैं? जब मैंने कहा सुनी है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं खींच रहा हूं। आपके लिए होगी बड़ी बात, मुझे तो हमारे देश के वीर जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सुनील डिम्पल जी ये कहते हैं कि हमने सिर्फ सुनी है। अरे तो मैंने तो शहीद होते कर्नल मेजर्स भी देखे हैं, डीएसपी भी देखे हैं। बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, हमने देखे हैं, हमने सुने नहीं, हमने देखे हैं। अरे यार आपने जो सवाल किया ना प्रवक्ता को लाएंगे तो लाइए, मैं कहता हूँ पीएमओ मंत्री। मैंने कहा हम सवाल को पलटिए। मैंने सवाल आप पलट रहे हैं, सवाल आप पलट रहे हैं। सवाल ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जिन लोगों ने, वो हो गई बात, आपने जवाब नहीं मिला ना, जवाब नहीं आया ना अभी हमारे पास। क्या चाहते हैं आप? जवाब दीजिए। आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मेरे मुंह में लफ्ज क्यों डालना चाहते हैं? दिक्कत हो रही है जवाब देने में? क्यों होगी? आप मुंह में डाल रहे हैं शब्द, क्या जवाब दो? कि सर्जिकल स्ट्राइक, मैं फिर से वही सेम सवाल कर रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जिन लोगों ने मांगे। आप फिजूल के सवाल कर रहे हैं। फिजूल सवाल नहीं है ना जी। तो चलिए फिर आगे चलिए। मतलब आप जबरदस्ती, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बच रहे हैं। जबरदस्ती मुंह में मत डालिए। जबरदस्ती तो पत्रकार का काम है सवाल करना। आप आधी अधूरी पत्रकारिता ना जाने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अब तक आपको पत्रकार मिले होंगे एक तरफ के गाने वाले, हम दोनों तरफ की निष्पक्षता गाने वाले हैं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर एक काम और कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपने कहा ना, तो लाइए पत्रकार वार्ता में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। और ये मैंने आपसे पहले कह दिया, ये मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपके जितने भी सवाल, बाकी के सवाल हम तब करेंगे। माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनील डिम्पल जी के जितने भी सवाल है हम बीजेपी के प्रवक्ता को स्टूडियो में बुलाकर के उनसे सारे सवाल करेंगे, ठीक है? इकट्ठे बिठाइए, इकट्ठे बिठाइए, इकट्ठे भी बिठाइए। आप तैयार रहेंगे? आप तैयार? बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, आप तो पीएमओ मंत्री को लाइए, आप अमित शाह जी को लाइए, हम उनसे भी तैयार है। आप एलजी को ले आइए, हम उनसे भी तैयार है बात करने के लिए। राजी हो गया?
अरे आपकी बात पर मैं राजी हूँ, लेके आएंगे, बिल्कुल आपकी बात पर मैं राजी हूँ, लेके आएंगे, हमने कहा बीजेपी के किसी प्रवक्ता को लेके आएंगे और आपकी डिबेट कराएंगे, लाइए। आपकी बात पर मैं राजी हूँ। छोटे लेवल का मुद्दा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे ही गली मोहल्ले का कोई वो उठा के ले आओ, मोहल्ला प्रेसिडेंट या कोई। मैंने तो बोल दिया, प्रदेश अध्यक्ष या पीएमओ मंत्री या होम मिनिस्ट्री के ऑफिस से या एलजी के ऑफिस। जैसा कि स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद थे सुनील डिम्पल जी थे, लेकिन जो कुछ सवाल जो हमने उनसे कड़वे सवाल किए उनके उन्होंने जवाब बेबाकी से दिए, और कुछ सवालों के जवाब उन्होंने अपनी मान मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उनसे बचना जरूरी समझा। तो हम भी सामाजिक आदमी हैं, वो भी सामाजिक आदमी है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्टूडियो से अलविदा कह दिया है। और हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो सवाल थे ये जनता के बीच के सवाल थे, जनता के सवाल थे जो अब तक उन तक नहीं पहुंचे थे, कुछ पत्रकारों ने उन तक नहीं पहुंचाया, लेकिन इंडियन ट्रिब्यून न्यूज हर किसी के सवाल अपने माध्यम से हर किसी तक पहुंचाने का काम करता है। तो वही हमने किया, हमने उनके जवाब लेने की कोशिश की, कुछ के हमें जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले, लेकिन उस चीज से हम नाखुश भी नहीं है, खुश भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले इंटरव्यू में फिर से कोशिश करेंगे कुछ और सवाल उनके सामने रखने के लिए, जैसे कि उनकी मांग है डिबेट करने की, तो वो भी कराएंगे। इसी के साथ आज के इंटरव्यू में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज।